हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आगे का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ यूनिकनेस ऑफ सॉल्यूशन। इसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्टली हमें क्या दिया है एग्जांपल, कंसिडर द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दी है dy बाई डी टी इज इक्वल्स टू वाई रेज टू पावर 2/3 ऑन इंटरवल दिया है क्लोज्ड 0 to 1। ये है हमारी इनिशियल कंडीशन y ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0। अब हमने सॉल्यूशन स्टार्ट किया तो f था, सबसे पहले हमें f कैसे चाहिए होता था, कॉन्टिन्यूस। तो हम चेक करेंगे इज दिस अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन और नॉट। तो हमने चेक किया y रेज टू पावर 2/3 इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। अब हमने लिख दी है एज इट इज जो हमें स्टेटमेंट दी थी dy बाई डी टी इज इक्वल्स टू वाई रेज टू पावर 2/3। अब हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो y को dy के नीचे ले आएंगे, dt को दूसरी साइड ले जाएंगे। इंटीग्रेशन की तो यहाँ पे देखिए हमें क्या मिल गया है, 3y रेज टू पावर 1/3 इज इक्वल्स टू t। अब यहाँ से y रेज टू पावर 1/3 रखा इधर, जो ये वाला 3 था आगे, इसको t के नीचे लेके आ गए हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। जैसे हम इस टर्म में क्यूबिंग करेंगे तो क्या बन जाएगा, इधर y, इधर क्या बन जाएगा t³ अपॉन 27। इंटरवल सेम चलेगा जिसकी इसने बात की थी। नेक्स्ट है देयर आर टू सॉल्यूशन। हमारे पास टू सॉल्यूशंस कौन कौन से आ गए हैं, नेमली एक तो जो इसने दिया था हमें y1 ऑफ t इज इक्वल्स टू 0, दूसरा हमने अभी ये सर्च किया है दैट इज y2 ऑफ t इज इक्वल्स टू t³ अपॉन 27। आपको स्टेटमेंट से पहले चल रहा होगा, एक तो 0 इसका सॉल्यूशन बन रहा है, एक हमने सर्च कर लिया है। ऐसे ही सेकंड एग्जांपल है, इसमें हमें दिया है फंक्शन y रेज टू पावर 1/2। फर्स्टली हम चेक करेंगे जो ये फंक्शन हमें दिया है यहाँ पे क्या ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो ये फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूस है। फिर इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। सिमिलरली इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे पास क्या आ गया है, y इज इक्वल्स टू t² अपॉन 4 ऑन इंटरवल 0 to 1। एक सॉल्यूशन ये हो गया है, एक हमारे पास 0 है ही। नेक्स्ट हमारे पास फिर से आती है इनिशियल वाली कंडीशन, सेम हमें दी है। इसके लिए आप क्या करेंगे, फिर से इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास क्या आ गया है, y² इज इक्वल्स टू 8/27 t³। अब ये y² की वैल्यू है, y की क्या आ जाएगी 2/3 t रेज टू पावर 3/2। तो फिर से हमारे पास दो सॉल्यूशन आ गए। तो हम यहाँ से क्या कह रहे हैं, द अबव एग्जाम्पल शोज दैट समथिंग मोर देन कॉन्टिन्यूटी ऑफ f ऑफ टी वाई इन द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी टी इज इक्वल्स टू f ऑफ टी वाई इन डोमेन d is required in order to guarantee that a solution passing through a given point t0, y0 t be unique। ये देखिए यहाँ पे क्या बताना चाह रहा है कि हम सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि f अगर कॉन्टिन्यूस है तो फंक्शन जो आंसर है, सॉल्यूशन है, वो कैसा आएगा, यूनिक आएगा। क्योंकि आपने दोनों ऊपर वाले एग्जांपल्स में क्या देखा अभी कि जो हमें f दिया था वो कैसा था, कॉन्टिन्यूस, लेकिन तब भी सॉल्यूशन यूनिक नहीं आया, दो आ रहे ना सॉल्यूशन। तो ये हमें यहाँ पे यही बता रहा है कि हम सिर्फ एक f की कॉन्टिन्यूटी पे डिपेंड नहीं कर सकती कि f कॉन्टिन्यूस होगा तो यूनिक सोल्यूशन आ जाएगा। नो, वी कांट से दैट। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि आपके पास इसका मतलब कुछ और एक्स्ट्रा भी रिक्वायर्ड है गारंटी देने के लिए। तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे कि हमारे पास कुछ एक ऐसे एक्स्ट्रा कंडीशन आ जाए या फिर एक ऐसी थ्योरम मिल जाए, हमें कुछ रिजल्ट मिल जाए जिससे हम बोल सके कि अगर ये फुलफिल हो गया है तो हमारा जो सोल्यूशन है कैसा आएगा, यूनिक आएगा। यहाँ पर देखिए इसने क्या मेंशन किया है, अ सिंपल कंडीशन विच परमिट्स वन टू इम्प्लाई यूनिकनेस ऑफ सॉल्यूशन इज द लिप्चिड कंडीशन। कि अगर लिप्चिड कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, किसी भी सॉल्यूशन ने अगर इसको सेटिस्फाई कर दिया, हम क्या बोल देंगे, कैसा होगा, यूनिक होगा। तो हमने अब लिप्चिड कंडीशन का नाम दिया, तो अब इसको डिफाइन करते हैं होती क्या है। इसकी डेफिनेशन है, और ये एग्जाम में भी काफ़ी बार रिपीट हुई है। सपोज f ऑफ t, y इज डिफाइंड इन अ डोमेन capital D in ty plane if there exists a constant k greater than 0 such that mod of f t y1 minus f t y2 is less than equals to k mod of y1 minus y2 for every pair of points t y1 and t y2 in D। ये क्या कह रहा है हमें कि अगर हम कोई भी दो पॉइंट उठाए पेयर वाइज, पेयर का मतलब दो पेयर ले रहे हैं, कोई भी दो पॉइंट उठाए डी के, तो अगर वो इसको सेटिस्फाई करते हैं तो हम क्या बोल देंगे वहां से कि लिप्चिड कंडीशन विद रिस्पेक्ट टू वाई इन डी इज सेटिस्फाइड। और जो ये के है ये क्या है, लिप्चिड कांस्टेंट है। नेक्स्ट अब थ्योरम आती है हमारे पास, लेट एफ ऑफ टी वाई बी सच दैट करली एफ अपॉन करली वाई।
अब ये करली क्यों आया है, टोटल डेरिवेटिव dy बाई dt नहीं आया, क्यों? क्योंकि f कैसा है, दो का फंक्शन है, यहाँ पे दो पैरामीटर है ना, मतलब आप बोल सकते हैं यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल है t एंड y, तो f को हम पार्शली ही डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एक के रिस्पेक्ट में, दूसरे के लिए भी पार्शली, पूरा y के लिए डिफ्रेंशिएट नहीं हो सकता है, dy बाई dt नहीं आ सकता, सॉरी df बाई dy नहीं आ सकता है, करली आएगा। एंड इज बाउंडेड फॉर ऑल t कॉमा y बिलोंग्स टू d, कि ये f है, इसका जो पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू y फर्स्ट ऑर्डर का, वो भी एग्जिस्ट कर रहा है, और f है वो कैसा है, बाउंडेड है फॉर ऑल t कॉमा y वेयर d इज अ डोमेन और क्लोज्ड डोमेन सच दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑफ d। अब d के अंदर अगर मैं कोई भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करूँ तो कैसे है, वो इंटायरली विद इन d ही रहेगा, जो लाइन है जो दो पॉइंट्स को ज्वाइन करेगी d के अंदर, वो d के अंदर ही रहेगा। तो ये किसकी डेफिनेशन आ गई, दैट इज कन्वेक्स की। देन कैपिटल F satisfies a Lipschitz condition with respect to y in D where Lipschitz constant is given by k is equals to LUB of mod of curly f upon curly y। LUB का मतलब लीस्ट अपर बाउंड था। अपर बाउंड लीस्ट अपर बाउंड ये आप पहले कर चुके हैं सीक्वेंस एंड सीरीज में, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ। इसमें क्या होता रहा, हमारे पास अगर कोई फंक्शन बाउंडेड है, बाउंडेड अबव है, तो हम क्या कह रहे थे, उसका अपर बाउंड आ गया है हमारे पास, और उन अपर बाउंड में जो सबसे लीस्ट होगा दैट इज लीस्ट अपर बाउंड। अब देखिए इसने प्रूफ स्टार्ट किया है। प्रूफ में क्या कह रहा है, सिंस करली f अपॉन करली y एग्जिस्ट, ये हमें दिया था एंड बाउंडेड भी है, फॉर ऑल t कॉमा y बिलोंग्स टू d देन देयर एग्जिस्ट अ कांस्टेंट k सच दैट। अब ये क्यों कहा है इसने, क्योंकि ये एग्जिस्ट भी कर रहा है, बाउंडेड है। बाउंडेड का मतलब क्या हो गया कि उसका कोई लीस्ट अपर बाउंड होगा, तो हमने इसका लीस्ट अपर बाउंड क्या मान लिया है, के मान के लिए रख लिया है, सपोज किया है हमने। इन्होंने हमें कहा था बाउंडेड है, हम कह रहे हैं अगर बाउंडेड है तो लीस्ट अपर बाउंड होगा, लेट इट बी के, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। अब आपने मीन वैल्यू थ्योरम भी पढ़ी होगी डिफरेंशियल कैलकुलस में, फॉर पेयर ऑफ पॉइंट्स t, y1 एंड t, y2 इन D देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन, या फिर यहाँ पे हम इसे एप्सिलॉन नहीं, देयर एग्जिस्ट साई जो कि बिलोंग कर रहा है हमारा y1 और y2 के बीच में, सच दैट, उससे हमें क्या मिलता है मीन वैल्यू थ्योरम से, कि f ऑफ t कॉमा y1 माइनस f ऑफ t कॉमा y2 इज इक्वल्स टू y1 माइनस y2, और साथ में यहाँ पे क्या आ जाएगा, करली f ऑफ t कॉमा साई अपॉन करली y फॉर t कॉमा साई बिलोंग्स टू d। अब हम देखिए इसमें क्या कर रहे हैं, मॉड लगा रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे मॉड लगाया, राइट हैंड साइड में मॉड आएगा, मॉड को अलग अलग किया राइट हैंड साइड में, तो हमने इसके लिए देखिए अभी क्या कहा था कि दिस इज, इसका एलयू भी लिया था ना हमने, लीस्ट अपर बाउंड, तो लेस देन इक्वल टू का साइन लगाया और लीस्ट अपर बाउंड ले आया इसका आगे। अब लीस्ट अपर बाउंड आ गया है, इसका लीस्ट अपर बाउंड हम क्या लेके चले थे, इक्वल्स टू के, वो के की वैल्यू पुट कर दी। तो हमारे पास अब ओवरऑल इस स्टेप से क्या मिला है हमें, मॉड ऑफ f कॉमा टी वाई वन माइनस f कॉमा टी वाई टू इज लेस देन इक्वल्स टू के मॉड ऑफ y1 माइनस y2। अब यहाँ पे देखिए क्या आ गया है आगे, t कॉमा वाई वन कॉमा टी कॉमा वाई टू बिलोंग्स टू d। अब यहाँ पे क्या कह रहा है ये, f ऑफ t कॉमा y सेटिस्फाइज लिप्चिड कंडीशन विद रिस्पेक्ट टू y इन डोमेन d विद k एज लिप्चिड कांस्टेंट। इसी के आगे देखिए इसने रिमार्क में क्या दे दिया है, द सफिशिएंट कंडीशन ऑफ अबव थ्योरम इज नॉट नेसेसरी फॉर f t comma y to satisfy a Lipschitz condition in D there exists a function f of t comma y such that f satisfies a Lipschitz condition in D but such that the hypothesis of above theorem is not satisfied। अब हम देखिए इसका दिखा रहे हैं कि ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं है अबव थ्योरम के लिए नेसेसरी, वो हम कल डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कन्वर्स है इस थ्योरम के लिए। देखिए कैसे हम प्रूव कर रहे हैं, कंसिडर द फंक्शन f डिफाइंड बाय f ऑफ t कॉमा y इज इक्वल्स टू t मॉड ऑफ y, इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया हमने इसे, वेयर कैपिटल D इज अ रेक्टेंगल डिफाइंड बाय d इज इक्वल्स टू t कॉमा y, जहाँ पे t कैसा है, मॉड इज बाउंडेड बाय a है, y कैसा है, बाउंडेड बाय b है। ये सेम आपकी रेक्टेंगल वाली डेफिनेशन फिर से यूज कर रहे हैं यहाँ पे। एंड नाउ वी नो दैट f ऑफ t कॉमा y1 माइनस f ऑफ t कॉमा y2, f ऑफ t y1 की वैल्यू रख दी इसके अंदर, यहाँ पे f ऑफ t कॉमा y2 की वैल्यू रख दी, दोनों में से t कॉमन है, t कॉमन निकाल दिया,
अब मॉड के अंदर है तो देखिए ये रिजल्ट यूज़ कर रहा है, ये यहाँ पे ये रिजल्ट यूज़ कर रहा है। इसके बाद हमारे पास ये आ गया है, तो हमें मिल गया है मॉड ऑफ एफ कॉमा टी वाई वन माइनस मॉड ऑफ एफ कॉमा टी वाई टू इज लेस देन इक्वल्स टू ए मॉड ऑफ वाई वन माइनस वाई टू फॉर ऑल टी कॉमा वाई वन कॉमा टी कॉमा वाई टू बिलोंग्स टू डी। अब हमें देखिए यहाँ पे क्या कहा है, दस एफ सेटिस्फाइज, भाई हम इससे बता सकते हैं ना यहाँ पे के की जगह पे क्या आ गया है, ए। ये कंडीशन कौन सी दिख रही है आपको, लिप्सिड कंडीशन, सेटिस्फाइड लिप्सिड कंडीशन इन डी विद लिप्सिड कांस्टेंट ए। लिप्सिड कांस्टेंट कौन है यहाँ पे, ए है। हाउ एवर द पार्शियल डेरिवेटिव करली एफ अपॉन करली वाई डज नॉट एग्जिस्ट। हमने जो अभी थ्योरम ऊपर प्रूव की थी उसमें क्या कहा था, करली एफ अपॉन करली वाई एग्जिस्ट करेगा, तो लिप्सिड कंडीशन पे आए थे। इसने उसका कन्वर्स दिखाया कि लिप्सिड कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है लेकिन उसका जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है किसी भी पॉइंट पे। फॉर इंटरवल कौन सा लिया है, टी कॉमा जीरो बिलोंग्स टू डी, फॉर विच टी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो एज बिलो। देखिए अब यहाँ पे इसने निकाल के दिखाया है हमें पार्शियल डेरिवेटिव की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो इसका मतलब ऊपर वाले का कन्वर्स ट्रू नहीं है। नेक्स्ट अब ये क्या कह रहा है, यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दिया है इसने, कंसिडर द कैपिटल एफ डिफाइंड बाय एफ ऑफ टी कॉमा वाई इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर मॉड ऑफ वाई, वेयर कैपिटल डी फिर से हमें डिफाइन कर दिया एक रेक्टेंगल जहाँ पे मॉड ऑफ टी इज लेस देन इक्वल्स टू अल्फा है, मॉड ऑफ वाई इज लेस देन इक्वल्स टू बी है। तो देखिए अगर आप इसको ड्रॉ करेंगे सेम आपके पास एक ट्राइंगल आएगा, जो टी एक्सिस है, टी ऐसे ही थी हमारे पास हॉरिजॉन्टल, माइनस ए से ए तक जाएगी, बी कहाँ तक जाएगी, वाई कहाँ तक जाएगा, माइनस बी से प्लस बी रहेगा। वी नो दैट, फिर हमने यहाँ पे देखिए लिप्सिड का लेफ्ट हैंड साइड पुट किया, लेफ्ट साइड है ये लिप्सिड कंडीशन का, इसकी वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, y2 वाले की भी वैल्यू पुट कर दी है, और यहाँ पे देखिए अब टी स्क्वायर दोनों में से कॉमन था, फिर बाहर निकाल लिया, मॉड अलग अलग कर दिए दोनों के, फिर मॉड अलग करने के बाद फिर से हमने वही रिजल्ट यूज़ किया जो लास्ट एग्जाम्पल में किया था, तो हमारे पास यहाँ पे कौन आ गया है सामने, ए स्क्वायर। However, the partial derivative curly f upon curly y does not exist at any point t comma 0 belongs to d for which t is not equals to 0। अब देखिए यहाँ पे दिखा रहा है फिर से इसने लिप्सिड कंडीशन सेटिस्फाई कर दी है f ने, लेकिन उसका पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर तो एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है, तो इसलिए ऊपर वाली थ्योरम का कन्वर्स ट्रू नहीं है।